हाय। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक टॉपिक जो बड़ा अच्छा है, जिसका नाम है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। तो बेसिकली कोई भी करेंसी के लिए इंटरनेशनलाइजेशन होता क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं, आपको विदेश में घूमने जाना है, आपको दुबई जाना है, यूरोप जाना है, यूएस जाना है, जापान जाना है या थाईलैंड जाना है, मलेशिया, बाली, तो आपको कहाँ पे कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप इंडियन रुपीज़ लेके जाते हो तो कंफर्ट रहोगे कि आप चेंज करके यूएसडी लेके जाओगे वहाँ पे। तो ऑब्वियसली यूएसडी लेके जाओगे। रीज़न, क्योंकि यूएसडी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल करेंसी है, रुपीज़ उतनी बड़ी नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम रुपीज़ को कैसे बड़ा करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी बनाया जाए। इसके ऊपर काफ़ी काम भी होता है, कोशिश भी होती है। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप बोलते भी हैं कि ये ब्रिक्स नेशन ऐसा कुछ उल्टा सीधा ट्राई ना करें, क्योंकि यूएस भी नहीं चाहता कि उनकी करेंसी को डीवैल्यू किया जाए। तो चाहता है उनकी करेंसी वैसी की वैसी बनी रहे, ताकि जो भी लेन देन है वो अपना पैसा छाप के कर सकते हैं। उनके लिए इतना आसान है। अगर हम ज़्यादा पैसा छापेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, रुपी वीक हो जाएगा, सो ऑन। तो अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ये क्या बोलता है कि अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जैसे USD है ना, 88% एक्सेप्टेंस रेट है इसका, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है यूरो, यूरोप की करेंसी हो गई 31%। फिर आता है जापानीज येन, इसको भी काफ़ी मान्यता प्राप्त है, 17%। पाउंड स्टर्लिंग, ये यूके की इकोनॉमी है, सॉरी करेंसी है, पाउंड स्टर्लिंग, तो 13% इसका भी एक्सेप्टेंस रेट है। अगर मैं बात करूं रुपी, रुपी का एक्सेप्टेंस रेट है सिर्फ 2%। और 2% क्यों रहेगा? कुछ कुछ करेंसीज हैं जो जिन्हों को यूएस बैन कर देता है, इंडिया उनसे ट्रेड करता है। कभी कभी जैसे देखा होगा, हमने रशिया से ऑयल लिया था रुपीज़ में ख़रीद के, हमने ईरान से, जब ईरान पे सैंक्शन लगे थे, जब वहाँ से कोई ट्रेड करते हैं तो कर लेते हैं। कुछ कुछ करेंसी अभी पीछे स्टार्ट कर रही थी कि इंडियन रुपीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमने कोशिश की थी और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, जैसे UAE हो गया, तो कुछ इस तरह की करेंसी। तो ये ज़रूरी है क्यों? ये ज़रूरी इसीलिए है कि हमारी डिपेंडेंस किसी भी फॉरेन करेंसी पे घट जाए। हमारी डिपेंडेंस घट जाएगी तो हम इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले सकते हैं। अभी हम सारा कुछ यूएस पे डिपेंडेंट है। कुछ भी हम करते हैं तो सोचते हैं कि इससे यूएस के साथ कैसे करेंसी की फ्लक्चुएशन रहेगा। अगर हम कुछ एक्शन लेते हैं तो इससे रुपी डाउन तो नहीं हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं 3-4% रुपी डाउन हो जाता है हर साल, या बोलो कि USD स्ट्रांग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हमें किसी भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को किसी भी बढ़ाना है, किसी भी करेंसी को, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारी एक्सटर्नल क्रेडिबिलिटी, तो अगर हम क्रेडिबल ही नहीं है, लोग हम पे भरोसा ही नहीं करते, तो हमारी करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसके लिए जितना जितना हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हमारी रिसोर्सेज हम देंगे, एक्सपोर्ट हम करेंगे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लार्ज स्केल पे, तो कहीं ना कहीं उसका फ़र्क पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि चाइना ग्रोथ पे है, अगर उनकी करेंसी की बात करें तो काफ़ी कंट्रीज़ मानती हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को सामान देता है, वो पैसा उसको चाइनीज़ में दे देंगे, रेनमिनबी में, और वो ट्रांजेक्शन पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है अगर हम बात करें, वाई इट इज़ डिज़ायरेबल कि हमें इंडियन करेंसी को इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ ले जाना है। अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो एक तो नंबर 1 हम करेंसी रिस्क से बचते हैं। करेंसी रिस्क क्या होता है? आपने एक एक्सपोर्टर हो, आपने आज 100 रुपये का सामान बेचा, लेट से 100 रुपये इक्वल टू $1, अभी तो 85 समथिंग है, और तो आपने 100 रुपये का सामान भेजा, आपको $1 आ गया। अब आज $1 की वैल्यू है 100 रुपये। अब वो पैसा आपको 3-4 महीने बाद आना है। अब वो $1 आया और आपको मिले 90 रुपये, तो आपका तो लॉस हो गया। या वो $1 आया, आपको मिले 110 रुपये, तो आपका फ़ायदा हो गया। जनरली तो डेप्रिसिएशन ही रहता है रुपी। तो लोग जो पैसा बाहर भेजते हैं, जिनका एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा काम होता है, उनको फ़ायदा ही रहता है। IT कंपनी जैसे हो गई। लेकिन फिर भी करेंसी रिस्क बना रहता है, कब क्या हो जाए। दूसरा होता है वॉलेटिलिटी। अगर आप किसी दूसरी करेंसी के साथ में पेग हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसका उतार चढ़ाव आपको इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। तो करेंसी वॉलेटिलिटी जो प्रोटेक्शन है, वो आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को लोअर कर देगा, है ना। जब आपको पता है कि मेरे को $1 के 100 रुपये ही मिलने हैं, वो मैं आज भेजूँ, 1 साल बाद भेजूँ, 2 साल बाद भेजूँ, तो आप एक ठंडे दिमाग से अपनी पॉलिसीज बना सकते हो। अदरवाइज बड़ा मुश्किल रहता है। तीसरा, जो RBI फॉरेक्स के रिज़र्व बनाती है, उसकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी, FX रिजर्व्स। तो उसमें होता क्या है ना, जब हम फॉरेक्स रिजर्व्स अपने पास रखते हैं तो उसका एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। हर बार रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करोगे, अपने पास डॉलर रखोगे, गोल्ड रखोगे, दूसरी करेंसीज रखोगे, तो
हमारा खर्चा बढ़ रहा है ना। अगर हमारी करेंसी दूसरे देश अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हमें वो सब नहीं करने की ज़रूरत है, हम अपना रुपये छापेंगे, उनसे दे देंगे और काम अपना ले लेंगे। और सबसे मेजर पॉइंट है, कोई भी अगर इंटरनेशनल करेंसी है तो उधर पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस कभी भी नहीं आता है। जैसे 1990s में आया था, 91 92 में, कि हम दिवालिया से हो गए थे, फिर आईएमएफ ने इंटरवीन किया, हमें पैकेज दिया, हमारी इकोनॉमी को उन्होंने बोला कि ओपन अप करो। तो काफ़ी करेंसीज में आप देखते रहते हो ये चीज़ होती रहती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस है ना, वो इसीलिए होती है क्योंकि आपके पास डॉलर्स कम हो गए, बाकी करेंसीज कम हो गई, कन्वर्जन आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये क्राइटेरिया भी आपको बचाता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ सीखने को मिली हो आपको नई। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक दी वीडियो, एंड अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे नए नए छोटे छोटे वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ जो आपकी एक, बोलते हैं ना, ज्ञान बढ़ाएगा। इस चैनल का नाम भी ज्ञान सेतु इसीलिए है क्योंकि ये ज्ञान बढ़ाने के लिए कोई भी टॉपिक्स पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।